नमस्कार, बाजार पर हमारी खास पेशकश द लाल स्ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। कल का दिन छोड़ दें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार लाल निशान में ही बंद हो रहा है। निफ्टी अब 5550 के नीचे पहुंच गया है और 4 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। और आज भी रुपए ने नए रिकॉर्ड निचले स्तर को छूने की कोशिश करी इंट्राडे में। हालांकि आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली। अब ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, कितनी और गिरावट देखी जा सकती है बाजार में, और निवेशकों को क्या खरीदारी करनी चाहिए, अब भी बाजार से दूर रहना चाहिए, इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी और ग्लोब कैपिटल के मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आप दोनों का ही स्वागत है। जिस तरह से माहौल है बाजार का, रुपया एक तरफ निचले लेवल को छूने की कोशिश कर रहा है, 62 के पास आज पहुंच गया था, क्या लगता है निवेशकों को क्या करना चाहिए? बाजार से क्या दूर रहने में इस समय समझदारी है, क्योंकि जो भी शेयर खरीदते हैं अगले दिन वो निचले लेवल पर मिलता है? आशीष, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए आशीष से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक एक बार आपको बता दूं आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। हमने देखा ग्लोबल क्यूज आज काफी खराब थे, एशियाई बाजार दबाव में कारोबार कर रहे थे और उस पर हमने देखा कि रुपए ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया। 6180 ये एक लेवल है, नया इंट्राडे लो जो आज रुपए ने छुआ, और ये दरअसल काफी पेसिमिस्टिक का खबर है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि अब चर्चा बाजार में यह भी हो चुकी है कि शायद एक बार फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दाम बढ़ाती हुई नजर आए। पेट्रोल डीजल के जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है, उसके ऊपर सीएलएसए ने जिस तरह से जीडीपी को डाउनग्रेड किया है और 5.5 से उन्होंने जीडीपी डाउनग्रेड करके 5.2 कर दिया है 514 के लिए। ये एक और खराब खबर थी जिसने आज बाजार को परेशान किया। चलिए आशीष महेश्वरी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आशीष, ऐसे माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप आज शेयर खरीदिए तो कल उसके नीचे वो पहुंच जाता है, निवेशक काफी घबराए हुए और परेशान है। बिल्कुल हेमंत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निवेशक काफ़ी परेशान है और काफ़ी अफरा तफरी है बाज़ारों में। जो आप देख रहे हैं कि आज जो जैसे जैसे रुपए में डेप्रिसिएशन होता गया तो बाज़ारों ने भी काफ़ी उसको एडवर्सली रिएक्ट किया, और बिल्कुल सही भी है बाज़ारों का रिएक्ट करना, क्योंकि जैसे जैसे रुपए में यदि आगे गिरावट यदि बढ़ेगी तो मेरा मानना है कि जो कॉरपोरेट्स इंडिया की जो वर्किंग है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ज़्यादा की जो कॉरपोरेट इंडिया की अनहेज्ड एक्सपोजर है यूएसडी आईएनआर पे, उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि जो जीसेक की यील्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट 8.25 के पास दोबारा पहुंच गई हैं, तो उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट बैंक की वर्किंग पे देखने को मिलेगा। और मेरा मानना है कि रुपए की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए शायद एक रेट हाइक और जल्दी आरबीआई अनाउंस करे एज अ मेजर, तो जिसके कारण से बैंक्स और जो बड़े बोरोअर्स हैं जिनके पास में काफी डेट है उनकी बैलेंस शीट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते एक घबराहट का माहौल बाजारों में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। और मेरा मानना है जैसे गोल्डमैन सैक्स की भी एक नेगेटिव रिपोर्ट आया, आज सीएलएसए ने भी डाउनग्रेड किया है, तो इन सारे फैक्टर्स ने बाजार में काफी नर्वसनेस क्रिएट कर दी है। आशीष, जैसे आपने कहा गोल्डमैन सैक्स जो काफी बुलिश था भारतीय बाजारों पे, अब बेरिश साउंड कर रहा है। सीएलएसए ने भी जिस तरह के रिकॉर्ड निचले स्तरों की सीएलएसए बात कर रहा है, 65 रुपए तक देखने को मिल सकता है डॉलर के मुकाबले रुपए। आपको क्या लगता है कहां तक जा सकता है, और क्या एक रेटिंग का डाउनग्रेड का भी डर इस समय बाजार को सता रहा है? बिल्कुल हेमंत, जैसे जैसे रुपए में यदि डेप्रिसिएशन होगा तो एक रेटिंग डाउनग्रेड का बिल्कुल फेयर है, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में बिल्कुल इजाफा होगा। तो मेरा मानना है कि बाजारों में ये सारी चीज़ों से नर्वसनेस है। इसके अलावा यदि एक 12 मंथ आईएनआर यूएसडी फॉरवर्ड्स की बात करें तो ऑलरेडी वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो 65 रुपए के आसपास हो रही है। तो यदि कोई इंपोर्टर अपने 12 महीने की ईसीबी को हेज करना चाहता है तो उसे करीब 8-8.5% प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर कोट कर रहा है। तो मेरा मानना है 65 रुपए का जो प्राइस है वो अनरियलिस्टिक नहीं है, वो आज ही बाजारों में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। आशीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं रुपया कमजोर हो रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं, इवन कंज्यूमर्स काफी परेशान हैं, आपको क्या लगता है एक बार फिर से शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं, वरना इनके लिए काफी मुश्किल का समय आने वाला है, क्योंकि कच्चा तेल भी उफान पर है?
बिल्कुल हेमंत, मेरा मानना है कि जल्दी शायद से अगले 5 से 7 दिन में यदि रुपए की वोलेटिलिटी कर्टेल नहीं होती है तो आप एक बिल्कुल पेट्रोल के जो प्राइस हैं उसमें दोबारा से मेरा मानना है 70 से 85 पैसे के बीच इजाफा, और डीजल के प्राइसेस में भी 50 पैसे का इजाफा होते देखेंगे, तो जिसके कारण से जो इन्फ्लेशन है मेरा मानना है कि आगे जाके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि टाइमिंग के लिए बिल्कुल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे इसका दबाव रहेगा, क्योंकि जैसे 1% यदि फॉल आता है रुपये में तो उनको भी जो अंडर रिकवरी है वो भी 60 पैसे से करीब 1 रुपए तक बढ़ जाती हैं, तो उनकी बैलेंस शीट पे डेंट है। इसके अलावा मेरा मानना है रिकवरी भी इतना आसान नहीं रहेगा, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्कुल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। चलिए, हमारे साथ एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी जी भी जुड़ चुके हैं। निश्चल, स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, आरबीआई जो भी कदम उठाता है वो रुपए को थामने के लिए तो यूज नहीं हो पाते, लेकिन शेयर बाजार का मूड और सेंटीमेंट जरूर खराब हो जाता है। जिस तरह से लिक्विडिटी को कसने के कदम उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं, आपको क्या लगता है सॉवरेन बॉन्ड लाने से कुछ परेशानी का सॉल्यूशन निकल सकता है, या फिर ये एक विकल्प है जो आरबीआई आखिरी में लाएगा जब सारे विकल्प फेल हो जाएंगे? आपका क्या व्यू है इस पे? नहीं, मेरा मानना है कि सॉवरेन बॉन्ड सब में पहले लेके आने चाहिए थे इसका, और कोई दूसरा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी रिकवर नहीं करती, जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो और ज्यादा आपकी रुपये पे प्रेशर आएगा। तो अगर आरबीआई सॉवरेन बॉन्ड लेके आता है अभी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, और ये क्या है कि रुपये को भी स्टेबिलिटी देगा, और आपको क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, आपका क्या नाम है, इकोनॉमी को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। निश्चल, जिस तरह से आज एक तरह से ऐलान हुआ है कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर बनेंगे, अब अगले सुब्बाराव का टर्म 4 सितंबर को एक खत्म होगा, इस खबर को बाजार किस तरह से लेगा? क्योंकि एक यंग टीम होगी जो अब शायद पॉलिसीज डिसाइड करने का काम करेगी। आप कैसे देखते हैं इस मूव को? हालांकि एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पर ये। हाँ, ये एक्सपेक्टेड था, और मेरा जो मानना है कि आई थिंक ये बाजार डेफिनेटली पॉजिटिवली लेगा। और आप देखिए रुपये ने भी जो 6170 था, अभी आई थिंक क्लोज हुआ है 60.77 पे, तो ₹1 रुपया कम से कम रिकवर कर गया है। तो आई थिंक वो काफी पॉजिटिव है। रघुराम राजन जी के अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन, रिएक्टिव पॉलिसी नहीं करें, रिएक्टिव पॉलिसी नहीं देखते हैं वो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्रोएक्टिवली वो मेजर्स लेंगे, चाहे वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए है या कि रुपये की स्टेबिलिटी के लिए है। तो आई थिंक बाजार पॉजिटिवली लेगा इनको। आशीष, जिस तरह से बाजार को काफी उम्मीद थी कि मॉनसून सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पास होंगे, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस जो देख रहे हैं हम, वो मॉनसून सेशन में कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल वॉश आउट की तरह दिखे हैं वो। अब आपको कुछ उम्मीद है इस पार्लियामेंट सेशन से, या फिर आपने उम्मीद छोड़ दी है? देखिए, ऑलमोस्ट 35 इंपॉर्टेंट बिल हैं इस बार जो पास होने चाहिए मॉनसून सेशन में, बट मेरा मानना है जो वर्किंग डेज हैं ऑलरेडी इतने लिमिटेड हैं। बिल्कुल। मेरे हिसाब से शायद 12 से 12 या 14 वर्किंग डे ही हैं पूरे मॉनसून सेशन में, जहाँ पे ये उम्मीद की जा रही थी। बट मेरा मानना है कि जो दूसरे इशूज सरकार के सामने जो चल रहे हैं, और जो कई स्मॉल मैटर्स पे जहाँ गतिरोध बना हुआ है, तो मुझे नहीं उम्मीद कि बहुत ज़्यादा बिल पास होंगे। मेरा मानना है कि जो 35 इंपॉर्टेंट बिल हैं उसमें यदि 5 या 7 बिल भी इस बार क्लियर हो जाएं तो ठीक रहेगा। बट मेरा मानना है कि अभी मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो ऑलरेडी उस साइड से काफी कम है, और मार्केट में जो एक पैनिक बना हुआ है वो दूसरे फैक्टर्स को लेकर बना हुआ है। तो मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है उन बिल्स के लिए, मेरा ये मानना है। निश्चल, क्या लगता है अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाएं तो शायद बाजार को एक राहत मिले? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? क्योंकि इलेक्शंस को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है, कब होंगे, किस समय अनाउंस होंगे। बाजार में काफी चर्चा भी चलती है कि शायद अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाएं तो अच्छा हो बाजारों के लिए खासकर। आप कैसे देखते हैं इसे? इलेक्शन अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो लास्ट 25 साल की हिस्ट्री देखिए आप, इलेक्शन कोई खास बड़ा इवेंट नहीं होता है। इलेक्शन से ज्यादा बड़ा इवेंट है कि प्री और पोस्ट इलेक्शन आप देखेंगे बाजार कैसे मूव होता है। तो इलेक्शन अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट का आउटकम आया इलेक्शन का, तो बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हैं, और बाकी फिर वापस जो उनकी प्री इलेक्शन की चाल होती है उसी पे चलने लगते हैं। आप पीछे 5 या 7 इलेक्शन जो भी हुए हैं
फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड आप देखें तो यही ट्रेंड रहा है। तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं होते हैं। प्री इलेक्शन में हाँ ये ज़रूर बना रहता है कि अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से रेंज बाउंड हो जाता है बाजार अगर आउटकम सर्टेन नहीं हो। वो सिचुएशन अभी भी है क्योंकि सर्टेनिटी कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आउटकम रहेगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आपके है। पर पहले होगा या बाद में होगा उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बाजार पे। चलिए निश्चल, आप और आशीष हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि ऐसे अनसर्टेन माहौल में जहां काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, भेल में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है, LNT देखिए 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है, SBI ICICI बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में कोई सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स हैं जिनमें आपको खरीदारी करनी शुरू करनी चाहिए, सब जानेंगे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका द लाल स्ट्रीट में, हमारा खास आयोजन। और हमारे साथ इस आयोजन में बात करने के लिए एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी और ग्लोब कैपिटल मार्केट के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी बने हुए हैं। निश्चल, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जिस तरह से बाजार में देख रहे हैं नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको FIIs किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आप काफी सारे FIIs से बात करते हैं, उनका नजरिया क्या इंडिया के लिए और खराब होगा इन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद? ये एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर है, तो आई डोंट थिंक सो कि FIIs को कोई ज्यादा असर है, क्योंकि वो लोग ना तो वहां ट्रेड करते हैं बिल्कुल और ना उनका कोई डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई खास इम्पैक्ट है इसके ऊपर। हाँ, ये जरूर अनसर्टेनिटी थोड़ी आती है कि अगर डोमेस्टिक किसी का वहां पैसा फंसा हुआ है तो क्या वो स्टॉक मार्केट में आके थोड़ा सेलिंग करेगा। बट रिटेल कई सालों से इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल रहा है, तो कोई खास इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि शेयर बाजार पे होगा। FIIs की तरफ से भी इट इज लार्जली मैक्रोज विच दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको इधर से कोई ज्यादा असर है। लेकिन आशीष, हमने देखा है काफी सारे लोग चिंतित हैं, और खासकर जिस तरह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में जोरदार पिटाई हुई है, MCX में लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है खासकर इन दोनों स्टॉक्स पर? अब क्या करना चाहिए? जिनके पास अभी भी डिलीवरी पड़ी है उनको निकल जाना चाहिए या फिर इनको होल्ड करना चाहिए? क्या नजरिया है आपका इन दोनों शेयरों पर? हेमंत, मेरा मानना है कि अभी भी जब तक इन्वेस्टर का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और आज जैसे कल हमने देखा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल आया, बट आज वो पूरा गेन खत्म हो गया और इनफैक्ट काफ़ी माइनस में ही बंद हुआ। तो ये जो जब तक ये डेवलपमेंट रहेंगे और जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, तो मेरा मानना है अब ये ट्रेडर का स्टॉक बन गया है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ है कि पिछले जब से इसमें फॉल आया तो कई सारे फंड्स ने भी इसमें बिकवाली की है। तो मेरा मानना है कि जो स्टॉक इसमें कुछ पर्टिकुलर फंड्स के पास था वहां से निकल के अब ये रिटेल या ट्रेडर्स के हैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो मेरा मानना है जिसके कारण से इन स्टॉक पर्टिकुलरली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जब तक ये सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता तब तक स्टॉक से दूरी बनाए रखना ही ठीक रहेगा। और MCX में मेरा मानना है जो हिसाब से उसमें डाउन सर्किट लग रहे हैं ऑलरेडी, उसमें अभी एग्जिट की पॉसिबिलिटी कम नजर आती है, बट उस स्टॉक से भी अभी दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। निश्चल, जिस तरह से अर्निंग सीजन फेज आउट हुआ है, हमने देखा है कि कुछ IT कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बाकी ज्यादातर सेक्टर्स में एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। आप कैसे रेट करेंगे इस पूरे के पूरे अर्निंग सीजन को, और यहां से आगे जाकर क्या अर्निंग्स में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, यहां से भी और खराब समय आगे आएगा? देखिए, सेक्टर बाय सेक्टर आप देखिए कि कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आया है। आई थिंक जो एक डिसअपॉइंटमेंट आया वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, आई थिंक वही एक डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी तो बाजार का मोर और लेस एक्सपेक्टेड है, चाहे वो FMCG है या IT है, वहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेटल्स में, माइनिंग में खराब रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। क्या नाम है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खराब रिजल्ट आए और दूसरे टेलीकॉम में अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल, टेलीकॉम में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, चाहे भारती ने दिए या कि आइडिया ने दिए, दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। आरकॉम के रिजल्ट ठीक ठाक थे। तो अभी क्या है, मतलब इट इज मोर लेस बैलेंस्ड है
क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है और वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और वैल्यूएशन था बहुत ऊपर था, ओवर ओनरशिप थी, तो जहां थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट आया तो स्टॉक्स काफी जोर से गिर गए। दूसरा, रुपी के चलते, रुपी रोज प्रेशर में है, तो अब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि अब सीआरआर बढ़ाना पड़ेगा या कि रेपो रेट बढ़ाएगी आरबीआई, तो वो सब एक्सपेक्टेशन के में बैंक सब में ज्यादा सेलिंग में आते हैं। तो वो ज्यादा असर है, बजाय कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो क्वार्टरली रिजल्ट पे, ऐसा नहीं लगता मुझे। आशीष, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया, एनपीएस को लेकर कंसर्न्स दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से और गिरावट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिल सकती है? हमने देखा है पीएसयू बैंक्स का खराब प्रदर्शन, एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न तो पहले से ही बना हुआ था। बिल्कुल हेमंत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पीएसयू बैंक्स ने इस फॉल की शुरुआत की थी और अब प्राइवेट सेक्टर बैंक भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा रीजन है एसेट क्वालिटी, जो मिड एंड स्मॉल साइज के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको लेकर, और इन पर्टिकुलर बैंक्स ने, चाहे वो एक्सिस हो या यस हो या आईसीआईसीआई हो, उन्होंने एंट्री करने के लिए काफ़ी लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, काफ़ी ईसीबीज दी हुई हैं कॉर्पोरेट्स को, और काफ़ी अनएज्ड भी हैं, और इसके अलावा मेरा मानना है काफ़ी अनसिक्योर्ड लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जिसके कारण से हमने एक अच्छा खासा राइज देखा। प्रोविजनिंग में जरूर प्रॉफिटेबिलिटी में हर बैंक में इंक्रीज आया है, पर प्रोविजनिंग में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला, जो चिंता का विषय है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो एफआईआईज हैं जिन्होंने काफी निवेश किया हुआ इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, वो यहाँ से अब एग्जिट ले रहे हैं। तो जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि यस बैंक जैसे स्टॉक में ऑलमोस्ट 60 से 70% तक की डाउनसाइड ऑलरेडी आ चुकी है। और मेरा मानना है कि आज जो एचडीएफसी में भी फॉल आया है, तो एक काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये शो करता है कि अब काफी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भारतीय बाजारों में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रही है। तो मेरा मानना है कि ये पूरा सेक्टर प्रेशर में जैसा आज देखने को मिला, ये आगे भी जारी रहेगा। तो ये एक बेस्ट शॉर्ट सेल आइडियाज रहेंगे बैंक या बैंक निफ्टी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, बैंक निफ्टी में और दबाव देखने को मिल सकता है, ये राय आशीष की। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और स्टॉक्स के ऊपर जानेंगे, सेक्टर्स पे बात करेंगे। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने। स्वागत है आपका दलाल स्ट्रीट में। आज हमने देखा बाजार में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों ही विशेषज्ञ मौजूद हैं। एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी और ग्लोब कैपिटल के मार्केट डायरेक्टर आशीष महेश्वरी। आशीष, जिस तरह से हमने देखा है रियल एस्टेट शेयरों की हालत काफी खराब है, और खासकर जिस तरह से रोज एक खराब खबर निकल कर आती है, आज निकल कर आई कि एचडीआईएल और इंडिया बुल्स के बीच में जो लोन्स दिए गए थे उसका सही समय पर इंटरेस्ट पे आउट नहीं हो पाया एचडीआईएल की तरफ से। आप इन सारी खबरों को कैसे देखते हैं, और इन शेयरों में इतनी गिरावट हो चुकी है कि आपको लगता है अभी और गिरावट बाकी है, या फिर यहां पर अभी खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए इनमें? नहीं हेमंत, मैं बिल्कुल खरीदारी नई करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि जो सबसे ज्यादा हालत खराब है वो रियल एस्टेट पर सेक्टर की है, और यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो किसी भी रेट पे बोरो कंपनियों ने जो पिछले कुछ 1 या 2 सालों में किया, ये अज्यूम करते हुए कि आगे जाके उनको अच्छे भाव मिलेंगे उनके फिनिश प्रोडक्ट पे, और उसके बाद में शायद वो अच्छे मुनाफे में निकल पाए। बट मेरा मानना है कि पिछले 2 साल से जो रियल एस्टेट कंपनियों की जो सेल है या जो हालत है वो बैड से वर्स्ट ही हुई है। आज जैसे हमने ऑर्बिट कॉर्प में भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का डिस्प्यूट आता देखा, तो मेरा मानना है ये डिस्प्यूट की जस्ट शुरुआत है। तो आप यदि किसी कंपनी में निवेश करें और ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको निवेशक बिना उनका रेट जाने सिर्फ सेल करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो सेल में काफी बड़ा ड्रॉप आ रहा है, पर्टिकुलरली मुंबई या एनसीआर जैसे मार्केट्स को, और जिस रेट पे बोरो किया है कंपनियों ने, ये बिल्कुल खतरे की घंटी है, और इन स्टॉक्स में किसी भी लेवल पे मैं नए निवेश की सलाह नहीं दूंगा। आशीष, हम देख रहे हैं अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बीते कुछ महीनों में। खासकर एशियन पेंट्स का नाम लेना चाहूंगा, पिछले 2 दिन में 12% तक करेक्ट हो चुका है ये शेयर। क्या लगता है यहाँ पर जिनको प्रॉफिट हो रहा है जिस पोजीशन पर, वो बेचना सही समझ रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना सही समझ रहे हैं, कि यही समझना चाहिए?
बिल्कुल, मेरा मानना है कि प्रॉफिट बुक कर लेना अभी भी एक सही स्ट्रैटेजी होगी एशियन पेंट में भी, क्योंकि दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि पेंट जैसा इंडस्ट्री है वो रियल एस्टेट के जो फॉर्च्यून है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जहाँ पे रियल एस्टेट में एक सेक्टर में स्लो डाउन आएगा तो आप एशियन पेंट्स के परफॉर्मेंस में भी थोड़ा प्रेशर आता देखेंगे। इसके अलावा एशियन पेंट जैसी कंपनी जो काफ़ी अपना जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट भी करती है, तो जैसे जैसे रुपये में डेप्रिसिएशन होगा तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में मेरा मानना है काफ़ी प्रेशर आ सकता है, तो एशियन पेंट एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगा। आशीष, जिस तरह से हमने देखा है ऐसे खराब बाजार में भी आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, जहां काफी सारे स्टॉक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। दूसरे सेक्टर्स में विप्रो ने देखिए आज 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ। आईटी सेक्टर में अगर कोई एक शेयर चुनना हो जिस पर अभी भी आप भरोसा कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, या फिर इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए? यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आप? नहीं, मैं हेमंत, ये आईटी एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पे इनफैक्ट मैं नए निवेश की सलाह दूंगा, और मेरा मानना है कि काफी हद तक जो पोर्टफोलियो निवेश है बड़े इन्वेस्टर्स का वो शिफ्ट होकर आईटी क्षेत्र में आ रहा है। उसके पीछे दो रीजन है। एक, सबसे पहले जो रुपये में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी आईटी सेक्टर है, और इसके अलावा जो यूएस मार्केट में यदि जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके तो रिबाउंड होगा, तो उसके बाद मेरा मानना है कि आईटी क्षेत्र की कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। और पिछले 2-3 क्वार्टर से हमने देखा कि आईटी क्षेत्र की कंपनियों का जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है वो भी एज पर एक्सपेक्टेशन या उम्मीद से बेहतर ही कई कंपनियों का आया है। तो आईटी क्षेत्र एक निवेश के लिए बिल्कुल एक आइडियल क्षेत्र है, और मेरा मानना है कि यदि आपको रुपए की कमजोरी के लिए बाजारों में खेलना है तो आईटी क्षेत्र में निवेश के बिल्कुल अच्छे मौके हैं, और वहां पर मेरा मानना है कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक, इन 4 स्टॉक्स को मिलाकर अपना पोर्टफोलियो अभी भी बनाया जा सकता है। निश्चल, आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे अनसर्टेन बाजार में जहां पर ज्यादातर निवेश पर पोर्टफोलियोज में लॉसेस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या एवरेजिंग करनी चाहिए इस समय, या फिर दूर रहना चाहिए, कैश पर बैठना चाहिए, एफडी एक ज्यादा बेहतर विकल्प है? इस तरह की चर्चा बाजार में हो रही है, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन है कि 2 से 3 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं अभी भी निवेश। नहीं तो आप बेटर टाइम के लिए आप वेट करें, क्योंकि अनसर्टनिटी है बाजार में, आउटलुक कोई अच्छा नहीं है। मे बी जीडीपी ग्रोथ ये साल 5% के भी नीचे आ सकती है, तो ये प्रेशर तो बना रहेगा बाजार में। हाँ, ये प्रेशर जो आप बाजार नीचे देख रहे हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी काफी सारी है, पर वो आपका टाइम होराइजन के ऊपर है कि आप कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आशीष, धन्यवाद निश्चल, आप दोनों का ही समय निकालकर सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। चलिए, स्टॉक टॉक का स्पेशल यानी दलाल स्ट्रीट स्पेशल में आप सबका धन्यवाद शो देखने के लिए, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।